हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स मतलब सॉइल रिप्लेनिशमेंट के बारे में पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन। ठीक है, तो मतलब इरिगेशन और आगे के जितने भी बचे हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इरिगेशन। इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेज ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स बिगड़ जाते हैं। मतलब अभी तक क्या हो रहे थे, क्रॉप्स जो है वो सही ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अब इस वाले पॉइंट पे अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो मर जाते हैं। इरिगेशन इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट्स। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, मतलब बेसिकली इरिगेशन क्या हो गया, वाटर सप्लाई करना। जो वाटर डालते हैं हम पौधों में उसे हम इरिगेशन कहते हैं। क्रॉप्स में, पौधों में नहीं, क्रॉप्स में जब हम वाटर डालते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन के अलग अलग सोर्सेज आजकल यूज किए जाते हैं। एक तो नेचुरल नेचुरल होता है, बारिश। बारिश के पानी से क्या होता है, पौधों में अपने क्रॉप्स में अपने आप पानी चला जाता है एंड इट लीड्स टू इरिगेशन। कैनाल से पानी जाया जाता है, कैनाल्स जो होते हैं, वाटर वेज जो होते हैं अलग अलग, उनसे पानी लाया जाता है। कुओं से, वेल्स वगैरह से पानी लाया जाता है। आजकल वाटर पंप्स भी बनाए जाते हैं, तो इन सबसे इरिगेशन होता है। अब अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ। यहाँ पे हम ग्रोथ में पीछे ऐड कर सकते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम का क्या मतलब हो गया, बेस्ट ग्रोथ। उन्हें पर्टिकुलर वाटर सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर वाटर, अब ऐसा क्यों नहीं है कि भाई हम बहुत ज्यादा पानी डाल दे तो वो बहुत अच्छे से उगेगा। ऐसा नहीं होता। मान लो हमने एक क्रॉप में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा या अब हमें उसे अगले एक महीने तक पानी देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में पानी डालते और फिर उन्हें क्रॉप्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता। लेकिन इट इज नॉट द केस। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो पानी एयर स्पेसेस को ब्लॉक कर देता है। जो सॉइल में एयर स्पेसेस हैं उनको ब्लॉक कर देता है। इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, पानी एक्सेस में होने की वजह से एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। प्लांट्स की रूट को एयर नहीं मिल पाती। जब एयर स्पेसेस नहीं है, सॉइल जैसे यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे रूट्स हैं उस क्रॉप की, वो यहाँ से ऐसे छेदों से ऑक्सीजन ले रही है। अब यहाँ पे भर गया पानी, पानी भर गया, सॉइल स्पेसेस हो गई ब्लॉक्ड, एयर स्पेसेस हो गई ब्लॉक्ड, एयर की सप्लाई कैंसल्ड। अब जब एयर नहीं मिलेंगी तो जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी और जो प्लांट है वो अल्टीमेटली मर जाएगा। जब जड़ें ही नहीं है तो प्लांट क्या जिंदा रहेगा, प्लांट भी मर जाएगा, क्रॉप जो है वो हमारा डाई हो जाएगा। इसीलिए वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही मात्रा में पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि वीट है, वीट को चाहिए होता है एक नॉर्मल लेवल का पानी, मतलब ठीक है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब ना बहुत ज्यादा ना कम। अब पैडी है, उसे पूरा टाइम वाटर में ही रहना होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे इसमें क्यों नहीं होता, मतलब इसमें भी तो हम पूरा टाइम उसे वाटर में रखते हैं, तो यहाँ पे एयर स्पेसेस ब्लॉक क्यों नहीं होती। इसका रीजन ये है कि जो वीट है वो अब्सॉर्ब करता है कम वाटर, उसे कम वाटर चाहिए होता है तो वो कम वाटर अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमें उतना ही वाटर डालना है जितना वो अब्सॉर्ब करेगा। अब पैडी अब्सॉर्ब करता है बहुत ज्यादा वाटर, उसमें बहुत ज्यादा वाटर डालने की जरूरत होती है। इसलिए हमें ओवर द सीजन उन्हें पानी में ही रखना होता है, क्योंकि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो वो कंटिन्यूसली वाटर को अब्सॉर्ब कर रही हैं, इसलिए एयर स्पेसेस बंद नहीं होती, वाटर वहां पे इकट्ठा नहीं होता। और जब वाटर वहां पे इकट्ठा नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं, पानी के इकट्ठा होने को। अब इरिगेशन सिस्टम ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, और अभी भी जो थोड़े बैकवर्ड विलेजेस हैं, जो मतलब जो अभी इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, वहां पे भी आजकल यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। कुओं से और ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है बाल्टियों के थ्रू, रस्सी के थ्रू। और फिर कैटल और ह्यूमन लेबर के, मतलब कैटल और ह्यूमन लेबर और पुली और लीवर से वो ट्रेडिशनल, मतलब जहाँ पे हम मशीन, नई नई मशीन का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ह्यूमन लेबर लग रहा है, कैटल लग रहा है, मतलब हम कैटल से बाल्टी से पानी डलवा रहे हैं, कैटल के पीछे बाल्टियां लगा के पानी डाल रहे हैं। या ह्यूमन लेबर, इंसानों से ही, मतलब और लेबरर्स से हम काम करवा रहे हैं। पुली और लीवर, पुली और लीवर क्या होता है, जो वेल्स के ऊपर वो पुली लगा होता है जहाँ से बाल्टी ऊपर नीचे आती है। ठीक है, ये सब, इन सब चीजों का हम यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम। अब ज्यादातर, लेकिन अब क्या हो गया, मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दीज मेथड्स आर मोर एफिशिएंट एंड इंश्योर ऑप्टिमम इरिगेशन, मतलब मैक्सिमम इरिगेशन जितनी अच्छे से अच्छी हो सकती है वो प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न सिस्टम। इसमें लगता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर्स आपने ज्यादातर अपने सोसाइटी के पार्क्स में भी देखे होंगे, पार्क्स वगैरह में ज्यादातर लगाए रहते हैं।
ये ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स होते हैं, उनसे पानी ऐसे शावर की तरह ऐसे हर जगह फैल जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे हर जगह फैलता रहता है। सो दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। होता क्या है यहाँ पे, जैसे ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे एक कहीं दूसरी कहीं दूर एक पंप लगा हुआ है, उस पंप से ऐसे पानी जाता है बहुत हाई प्रेशर में। अब ये जो पाइप है इसी में अलग अलग ऐसे ऊपर ऊपर कोई पतले पतले पाइप्स निकले रहते हैं, और वो पाइप्स अटैच होते हैं स्प्रिंकलर से। तो जैसे बहुत हाई प्रेशर से ये पानी जाता है तो वो ऊपर की तरफ भी चला जाता है। हाई प्रेशर से जा रहा है तो जहां उसे स्पेस मिलेगा वो उस तरफ जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पेस है तो वो ऊपर जाता है हाई प्रेशर से, और यहाँ स्प्रिंकलर के थ्रू वो निकल जाता है। ये पानी आप ऐसे भी सोचना, ऐसे जैसे आप बाल्टी गिरा देते हो तो जो पानी निकलता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ये पानी निकलता है। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर होता है इसलिए वो ऊपर भी जाता है बड़े प्रेशर से, और फिर वो ऐसे पूरे स्प्रिंकलर से निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसकी हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स। इट इज जनरली यूज्ड इन एरियाज विद अनइवन लैंड और सॉइल विद पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे अगर हम पानी ऐसे ही डाल देते हैं नॉर्मल, तो वो होल्ड नहीं करेगा, सॉइल जो है वो उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, फिर से वाटर लॉगिंग हो जाएगी थोड़े से पानी के साथ भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। वही जो मैंने भी डायग्राम बनाया था, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये उसके ऊपर नोजल्स हमने लगा रखे हैं, ऐसे स्प्रिंकल होता रहता है, यहाँ से पानी आ रहा है नीचे से। ठीक है, आर जॉइंड विद द मेन पाइपलाइन। मेन पाइपलाइन वही बड़ी वाली पाइपलाइन जहाँ से हाई प्रेशर से वाटर आ रहा है। When high pressure water flows through the main pipe through a pump, it gets transferred in these perpendicular pipes and sprinkled in all direction from the nozzle. वही जो मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया अभी, सेम वही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। अब ये उन जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं, मतलब उन जगहों में यूज होता है जहाँ पे हम पानी को ऐसे अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते कि हमने इतना पानी यहाँ डाल दिया इतना यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, बूंद बूंद करके, आप सोचिए कितना प्रेशियस होता है उनके लिए वाटर, कि वो बूंद बूंद करके प्लांट्स के पास उस वाटर को डालते हैं, नियर द रूट्स थ्रू नैरो पाइप्स। मतलब ऐसे है कि जैसे अभी नॉर्मल एरिया में जहाँ पे वाटर वगैरह सही होता है, वो क्या होता है सॉइल के ऊपर ऐसे ही पानी डाल दिया, वो अब्सॉर्ब कर लेगा जितना उसे करना हुआ। वहां क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ये उसके रूट्स हैं, तो ऐसे पाइप्स लेके जाते हैं सॉइल के नीचे, और इस पाइप में से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता है जो सीधा रूट्स में जाता है। मतलब सॉइल के अंदर वाटर गया ही नहीं, वाटर गया सीधा रूट्स में। ठीक है, पतले पतले पाइप्स के थ्रू सीधा रूट्स में पानी जा रहा है। हेंस देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। अब वाटर जो है वो सॉइल में नहीं जा रहा बिल्कुल भी, सॉइल ऊपर से गीला गीला हमें नहीं दिख रहा, कीचड़ नहीं हो रही वहां पे, वो सीधा रूट्स के अंदर जा रहा है। ऊपर से ग्राउंड सूखा है लेकिन वाटर सीधा अंदर जा रहा है रूट्स में। इससे क्या हो, वेस्टेज ऑफ वाटर अवॉइड। अब वाटर लॉगिंग हमने पढ़ा। अब वाटर लॉगिंग और लॉजिंग में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ लॉजिंग है। इसमें क्या होता है, कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, प्रॉपर उन्होंने इरिगेशन कर लिया अपने फील्ड का, उन्होंने अलग अलग मेथड से स्प्रिंकलर सिस्टम से उन्होंने सही मात्रा में पानी डाल दिया, लेकिन अब बारिश पे किसका कंट्रोल है। मान लो बारिश हो गई, अनटाइमली रेन हो गई, वैसे तो फार्मर्स को पता होता है कि भाई ये मौसम बारिश का चल रहा है, यहाँ पे हमें कम पानी डालना चाहिए, लेकिन बारिश हो गई, अनटाइमली बारिश हो गई, और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल गई, या फिर इससे क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड से क्या होता है, क्रॉप्स गिर जाते हैं, ज्यादा वाटर डालेंगे वही वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। और ये सब कब हो रहा है, ग्रेन मैच्योरेशन टाइम पे। मैंने भी बताया ना, वाटर कब हम डालते हैं, जब ग्रेन्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं लॉगिंग। इससे क्या होता है, काफी नुकसान हो जाता है। अनटाइमली रेन से क्या होता है कि ज्यादा पानी हो गया, तो भैया पानी थोड़ा, मतलब पानी की अमाउंट बढ़ गई, जितना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। और ये सब कब हो रहा है, जब ग्रेन बड़ा हो रहा है, जब ग्रेन मैच्योर हो रहा है, हमारे जो ग्रेन थे जब वो बड़े हो रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, तो जो प्लांट्स है वो गिर जाएंगे। ठीक है, डाई कर जाएंगे। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप की हमें प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है, हमने पानी डाल दिया उसमें, अब भाई वो, अब हमें उन्हें छोड़ दिया, अब वो सिर्फ अपने आप ग्रो करेंगे। ठीक है, हमने सब चीजें उन्हें प्रोवाइड कर दी, पानी प्रोवाइड कर दिया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया, उनका काम है ग्रो। अब ग्रोथ करते वक्त वो अट्रैक्ट करते हैं वीड्स को और पेस्ट्स को, तो हमें उनसे भी उन्हें बचाना होता है। अब हम वो करते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, प्लांट अगर जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहा है कोई, उसके साइड में से छोटे छोटे से ये पौधे ग्रो कर जाते हैं, रूट्स इनकी अलग होती हैं, ये अलग पौधे होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे ग्रो कर जाते हैं। अब जो पानी इन क्रॉप्स के लिए था वो पानी ये भी ले लेते हैं, क्रॉप को थोड़ा सा मिलता है, ये ले लेते हैं, बाकी जो पूरी तरीके से क्रॉप को आना चाहिए था वो थोड़ा सा इनको मिल जाता है। सिमिलरली ये न्यूट्रिएंट्स में भी compete करते हैं सॉइल से,
सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इनको मिलने चाहिए थे, वो इनको भी मिल रहे हैं, जबकि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर है वो वेस्ट हो रहा है। इनमें वो क्रॉप में जो जाना था वो इसमें वीड्स में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव। सो द रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड वीडलिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडलिंग। अब ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये वो न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेते हैं जो क्रॉप्स के लिए होते हैं, और वाटर और लाइट के लिए भी कम्पीट करते हैं। लाइट भी भाई इन्हें कम मिलेगी, सनलाइट जो ये ऑब्जॉर्व करेंगे, जितनी सनलाइट यहाँ पड़ रही है वैसे पूरी यहाँ स्टेम को मिलनी चाहिए थी, अब स्टेम के पास ये ग्रो कर गए तो इन्हें भी मिलेगी, वीड्स ग्रो कर गए तो वीड्स को भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको समझ आया हो? अब कैसे रिमूव करते हैं? एक तो होता है मैनुअल रिमूवल, हाथों में खुरपी लेके वीड्स को रिमूव करना। खुरपी ट्रॉवल कहते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, इससे हम वीड्स को मैनुअली रिमूव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड भी आजकल ज्यादा यूज में नहीं आ रहा, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया है, कई जगहों पे यूज में आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, टिलिंग बिफोर सोइंग। टिलिंग हमने क्या पढ़ा था, हमने जब प्लोइंग पढ़ा था तभी हमने टिलिंग भी पढ़ा था। क्या होता है, प्लोइंग द फील्ड बिफोर सोइंग सीड्स अपरूट्स द वीड्स। एक ही तो वर्ड होता है, प्लोइंग एंड टिलिंग। ठीक है, तो जब हम प्लो करते हैं फील्ड को तो क्या होता है, गड्ढे खोदते हैं उसमें, और जितने वीड्स होते हैं वो पहले ही सारे मर जाते हैं, और मरने के बाद वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल से। मतलब वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वीड्स हैं वो सॉइल के साथ मिक्स होकर थोड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि जो वीड्स के पास न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस सॉइल में जाके सॉइल रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं। तो फ्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मार देते हैं बिना क्रॉप्स को डैमेज करे। ये लाइन याद रखना, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, ये सिर्फ वीड्स को मारते हैं। ठीक है, इन्हें फील्ड के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, वीडिसाइड। ठीक है, वीड्स की हमने प्रोटेक्शन पढ़ ली, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, अब पेस्ट से भी बचाना हमने जरूरी है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच स्पेसिफिकली अटैक एंड डैमेज द क्रॉप, जैसे कि रैट्स, लोकस्ट्स, टर्माइट्स। लोकस्ट को हम ग्रास हॉपर भी कहते हैं। रैट्स, टर्माइट्स, ये सब जो होते हैं ये सब अटैक करते हैं क्रॉप्स पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉप्स को बचाना है। तो अब हम उन क्रॉप्स को बचाने के लिए यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, जैसे वीडिसाइड्स से वीड्स को मारते हैं, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारते हैं। ठीक है, ये क्रॉप्स पे स्प्रे किए जाते हैं जो पेस्ट को किल कर देता है। लेकिन अब इनका डिसएडवांटेजेस होता है कि ये सॉइल, मतलब जो फ्रूट या वेजिटेबल है उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये जो पेस्टिसाइड है इनके अंदर चले जाते हैं, फिर हमारे खाने में आ जाते हैं, फिर फूड चेन का एक पार्ट बन जाते हैं। फूड चेन है ना, कि हम प्लांट से खाना ले रहे हैं तो हम उनकी चेन में आ गए, तो फूड चेन में ये भी इंक्लूड हो जाते हैं जो थोड़ा हार्मफुल है। तो इनका जो यूज है वो मिनिमम होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हमने हमने देखा नहीं कि वहाँ पे अटैक हो भी रहा है कि नहीं। अगर अटैक हो रहा है तो उस जगह पे थोड़ा सा डाल दें, ऐसा नहीं है कि हमने पूरे सोइल में पहले ही इसे भर दिया कि आए ही ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग फार्मर्स के लिए एक्चुअली एक फेस्टिवल की तरह भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो उन्होंने इतनी मेहनत करके क्रॉप्स उगाए हैं उन्हें काटने का समय आता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो डायरेक्टली हैंड से प्लग कर लिया जाता है, और जो क्रॉप्स होते हैं वीट या राइस, उन्हें एक सिकल, सिकल भी एक तरीके एक ऐसे मतलब एक इक्विपमेंट होता है, कुछ मतलब शार्प ब्लेड जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया था ना जिससे वीड्स को निकालते हैं, वैसा ही एक इक्विपमेंट होता है। इससे क्या करते हैं, ये क्रॉप्स वगैरह को कट कर देते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। अब क्रॉप में स्टेम वगैरह की तो जरूरत नहीं है, हमें हमें किसकी जरूरत है, जो उसमें क्रॉप उग रहे हैं, मतलब जो वीट उसमें उगा है, जो राइस उसमें उगा है, उसकी जरूरत है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। अब इसे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और बाय थ्रेशर। मैन्युअली मतलब हाथों से हम उनके रिमूव कर रहे हैं, और थ्रेशर, थ्रेशर में क्या होता है कि वो थ्रेशिंग मशीन होती है, वो अपने आप ही रिमूव कर देती है जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्रॉप से रिमूव कर, मतलब ग्रेन्स को एक तरफ कर लेती है, क्रॉप्स को एक तरफ कर देती है। अब जो बहुत बड़े फार्म्स होते हैं उनमें एक मशीन यूज होती है कंबाइन, नाम ही उसका कंबाइन होता है, वो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ कर देती है। मतलब वो कंबाइन ऐसे आगे बढ़ती रहती है, कंबाइन एक मूवेबल मशीन होती है, वो सॉइल में ऐसे आगे बढ़ती है, उसमें क्या होता है क्रॉप्स भी कटते रहते हैं, क्रॉप्स कट के ऐसे पीछे जाते रहते हैं, और वो जो क्रॉप्स है उनका वहीं उस मशीन के अंदर ही थ्रेशिंग भी हो जाती है। मतलब उसी मशीन के अंदर भी क्या होता है, जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं, एक अलग इकट्ठा हो जाते हैं, और जो क्रॉप के जो स्टेम वगैरह है वो अलग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये काफी यूजफुल मशीन रहती है, बड़े बड़े फार्म्स जहाँ पे मुश्किल होता है ये सब पढ़ना, वो वहाँ पे काफी ईजी हो जाता है बाय कंबाइन।
अब आखिर में क्या होता है, ग्रेन्स जो हम रिमूव करें उसमें कुछ अभी भी हल्के हल्के ऐसे हल्की हल्की तनियां होती है ना, बहुत छोटी छोटी ऐसे तिनके जिसे हम कहते हैं, वो रह जाते हैं। उन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, हम एक बर्तन में या किसी भी एक चीज में सारे क्रॉप्स को करते हैं, फिर उस मिक्सचर को हम, जब तेज हवा चल रही होती है तो हम उस मिक्सचर को ऐसे ही ऊपर से थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं ऐसे नीचे, तो जो विंड है वो ऐसे चलती है, वो छोटे छोटे तिनकों को अपने साथ उड़ा ले जाती है और जो सीड्स है वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, heavy seeds fall vertically downwards while light chaff is blown away to a distance by wind. नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज से पहले, लेकिन स्टोरेज से पहले ग्रेन्स को हम सन ड्राई भी करते हैं। सन ड्राई मतलब हम उन्हें सूरज में रखते हैं ताकि उनका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाए, क्योंकि अगर हम उन्हें मॉइस्चर के साथ स्टोर कर देंगे तो क्या होगा कि वाटर की वजह से उसमें माइक्रोब्स आ जाएंगे और वो फिर स्टोरेज जो क्रॉप स्टोर कर रखा है उसको डैमेज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स प्रिवेंट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू द गवर्नमेंट। जितना भी है वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है, हमने सन ड्राई कर दिया, अब जितना जितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें से काफी ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को सेल किया जाता है, जिससे फार्मर्स को पैसे मिलते हैं, और जितना उन्होंने ग्रो किया वो उतने कोई रख लेते हैं और उनसे ही उनका खाने पीने का चल जाता है। Large scale storing is done in granaries and silos which protect the grains from insects and rats. ग्रेनरीज होती हैं बड़ी बड़ी और सीलोज होते हैं ऐसे बड़े बड़े मेटल के बिल्डिंग्स टाइप होती हैं, जहाँ पे अनाज ही अनाज रखा रहता है अंदर, ठीक है, बोरियों में, कट्टों में, और वो इन्हें इंसेक्ट्स और रैट से प्रोटेक्ट करता है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है, उन्हें ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे ठंड हो, जैसे लार्ज कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर्स, जहाँ पे हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्यों, सॉरी, मतलब इनमें फ्रूट्स में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसीलिए इस हाई मॉइस्चर कंटेंट, देखो ना जो एप्पल का जूस, वो जूस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है, तो वो लिक्विड हाई मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से उन्हें डीप फ्रीज में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल दीज स्टोरेज, ये एक जनरल सा पॉइंट, जितनी भी ये ग्रेनरीज हैं और ये जो स्टोरेज, ये फूड कॉर्पोरेशन, मतलब ये ग्रेनरीज और स्टोरेज सिस्टम है जितना भी, ये सब मैनेज किया जाता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एफसीआई और एसडब्ल्यूसी, इन दोनों के थ्रू ये मैनेज होता है। उसके बाद है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं स्टोरेज तक, ये हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। ये हमारा लास्ट का एक टॉपिक है बुक का, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि अब आप जनरली देखो, बात करें तो पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होती है, तो अब उस इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए क्रॉप का अमाउंट भी, मतलब फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो वो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए क्या होता है, क्रॉप्स की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि टू मीट द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड टू फीड एवरी सिंगल सिटीजन, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1960। 1960 में, देखो 1960 में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि उस टाइम तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, मतलब थी ज्यादा लेकिन अब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब के मुकाबले उस टाइम पे कम थी, लेकिन तब भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। अब ये क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं, मतलब क्रॉप्स की जो ग्रोथ है, जो अमाउंट है क्रॉप्स ग्रो होने का वो ज्यादा हो जाता है, ताकि हम डिमांड को मीट कर सकें। इन दिस हाई यील्डिंग ड्रॉप वेराइटीज ऑफ मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन वीट इंट्रोड्यूस किया था, मैक्सिकन वीट के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं और लॉजिंग रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कोई भी वो चीज नहीं है कि खराब हो, इनकी जो खराब होने की वो होती है ना, कि ये खराब हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से, वो बहुत कम होती है, मतलब बेयरली 100 में से कोई एक दो क्रॉप खराब निकले। ठीक है, न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का भी प्रोसेस हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दिस इज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को हम ब्रीड करते हैं, मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज के क्रॉप में रिप्रोडक्शन होता है, उससे नए क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, हमने दो तरीके के प्लांट्स को लिया, दो वेराइटीज की प्लांट को लिया ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरीज, या जिनके दो अलग अलग, मतलब जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। एक प्लांट का हमने एंथर रिमूव कर दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, एंथर को हमने रिमूव कर दिया। प्लांट में एक एंथर होता है, एक स्टेमन होता है, स्टिग्मा होता है, तो एंथर को हमने रिमूव कर दिया। अब एंथर रिमूव करने के बाद जो दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है
उसे हम उस फर्स्ट वाले प्लांट के स्टिग्मा पे डाल देते हैं। देखो फर्स्ट वाले प्लांट का एंथर रिमूव किया, ये फर्स्ट प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है, इस पे भी एंथर है और इस पे स्टिग्मा है। हमने इसका एंथर रिमूव किया, ठीक है, और यहाँ मतलब ये एक फ्लावर है, हमने इसका एंथर रिमूव किया, अब इस पे से स्टिग्मा बचा, ठीक है। अब जो दूसरा वाला प्लांट है उसमें से हम पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डाल देंगे, उसका पॉलन ग्रेन हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब वो पॉलन ग्रेन चला जाएगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे अब दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लग गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक नया प्लांट ग्रो होगा। और ये जो स्टिग्मा है जहाँ पे दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन पहले प्लांट के जो स्टिग्मा पे गया है, उस स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं पेपर बैग से, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होता है क्रॉस ब्रीडिंग का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक का एंथर हमने रिमूव कर दिया, जिसका एंथर रिमूव करा है उसमें अब से स्टिग्मा बचा है, तो हमने दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन निकाल के, मतलब दूसरे प्लांट के पॉलन से फर्स्ट वाले प्लांट के स्टिग्मा में उसे डाल दिया, और इससे क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। अब इसके साथ हमारा चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन।